Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start coagulation and kinase pathways. कल हमने किया था प्राइमरी हीमोस्टेसिस और आज हम उसी की कंटिन्यूशन करेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब इसमें हमारे पास दो पाथवेज हैं। एक तो ये कोagulation पाथवे है और दूसरा है काइनिन पाथवे। कोagulation पाथवे में एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक कॉमन पाथवे। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे अगर देखें तो सबसे पहले अगर कोई इंजरी हुई है, कोलेजन एक्सपोज हो गई है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेंगे, 12 11 को करेगा, 11 9 को और 9 फैक्टर 8 के थ्रू फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, जो कि जहाँ से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, टिश्यू फैक्टर। जो फैक्टर 7 है एक्टिवेटेड, वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद यहाँ से फैक्टर 10 जो है वो फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है वाया फैक्टर 5। 2 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, वो कन्वर्ट होता है इनटू थ्रोम्बिन, और फिर थ्रोम्बिन जो है वो आगे फैक्टर 1 को एक्टिवेट करता है, जो कि फिब्रिनोजन होता है, कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन मोनोमर्स में। और फिर ये वाया फैक्टर 8 जो कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, फिब्रिन मैश बना देता है, जो कि स्टेबलाइज करता है प्लेटलेट प्लग को। तो ये एक नॉर्मल पाथवे है, ठीक है। अब इसमें जो है हमने याद करना है कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिर्फ फैक्टर 7 है और इसको हम मॉनिटर करते हैं APTT से। और उसके अलावा जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें 12 11 9 और 8 इनको हम किससे मॉनिटर करते हैं, PT से। इसके अलावा कॉमन पाथवे में होता है 1 2 5 और 10। इसके अलावा जो काइनिन कास्केड है उसमें जो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिन है वो ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट होती है, और कैलिक्रीन इसको जो है ना कन्वर्ट करवाती है, स्टिमुलेट करवाती है इसकी कन्वर्जन को। तो ये भी MCQs में आता है। और ब्रेडिकाइनिन क्या करवाएगी, वेजोडाइलेशन, इंक्रीज परमेबिलिटी और इंक्रीज पेन। इसके अलावा एक होता है फिब्रिनोलिटिक सिस्टम, जिसमें प्लाज्मिनोजन जो है वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के थ्रू प्लाज्मिन में कन्वर्ट होती है। फिर प्लाज्मिन जो है वो प्लेटलेट प्लग की डिग्रेडेशन करवाती है और इसके हमें मिलते हैं फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। अब अगर हमने कोई थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे जिन्होंने इस थ्रोम्बस को तोड़ना है, तो वो इसको स्टिमुलेट करेंगे TPA को, जिसमें आल्टीप्लेज और लैटिप्लेज आ जाते हैं। और जो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं, यानी वो इस फिब्रिन को नहीं टूटने देते। उसमें अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांएग्जामिक एसिड आ जाते हैं। इसके बाद जो डिफरेंट एंटीकोआगुलेंट्स हैं वो हमने देखना है कि किधर किधर एक्ट कर रहे हैं। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन और डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स फैक्टर 10 को इनहिबिट कर रहे हैं। और यहाँ पर हेपरिन, लो मोलिकुलर हेपरिन और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो है वो थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहे हैं। रेगुलेटरी एंटीकोआगुलेंट प्रोटीन C और S ये इनहिबिट कर रही हैं फैक्टर नंबर 5 और 8 को। और C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर्स फैक्टर 12 11 और कैलिक्रीन को इनहिबिट करें। इसके अलावा हीमोफीलिया A में फैक्टर A की डेफिशिएंसी होती है, B में 9 की और C में 11 की। A और B एक्स-लिंक्ड रिसेसिव हैं और C ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये भी MCQ में आता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो विटामिन K डिपेंडेंट कोआगुलेशन है। अब विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं 2 7 9 10, प्रोटीन C और S। अब लिवर में क्या होता है कि इनएक्टिव ऑक्सीडाइज्ड विटामिन K होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है एपॉक्साइड रिडक्टेज, और इस एंजाइम को इनहिबिट करना होता है वारफरिन में। इसके अलावा जब ये इनएक्टिवेटेड फैक्टर 2 7 9 10 C और S इस पे गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेट जो कि विटामिन K डिपेंडेंट एंजाइम है, वो इसको कार्बोक्सिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
जो मेच्योर प्रोटीन सी और एस आई एंटी कोआगुलेंट्स हैं, इन्होंने जाकर एंटी कोआगुलेशन कर देनी है। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी ने वाया प्रोटीन एस, इन्होंने फैक्टर 5 और 8 को जो है वो इनहिबिट कर देना है। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 2, 7, 9, 10, इन्होंने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देना, तो जिसकी वजह से जो है वो क्लॉटिंग हो जाएगी। सॉरी, इसने कन्वर्ट करना है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। अब जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ये सारे फैक्टर्स भी डेफिशिएंट हो जाएंगे। और जो वारफ्रीन है वो इनहिबिट करता है एपॉक्साइड रिडक्टेज को। तो अगर हमने वारफ्रीन को टॉक्सिसिटी अगर हो गई या वारफ्रीन को हमने इनहिबिट करना है ना, तो उसके लिए अगर तो इमीडिएटली इनहिबिट करना है तो उसके लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम देते हैं। और डिलेड इफेक्ट के लिए विटामिन के, ये भी दोनों एमसीक्यू में आते हैं। और जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें एंटेरिक बैक्टीरिया नहीं होते जो कि विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हमें उनको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है विटामिन की, ताकि उनमें कोई कोआगुलोपैथी ना हो। अब अगर हम यहाँ पर देखें, डायरेक्ट फैक्टर 10 ए इनहिबिटर्स फैक्टर 10 को डायरेक्टली इनहिबिट कर रहे हैं। इसके अलावा हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहे हैं। और एंटी थ्रोम्बिन जो 3 है ये थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट करती है, जो कि फैक्टर 2 होता है। इसके अलावा ये फैक्टर 7, 9, 10, 11 और 12 को भी इनहिबिट करती है। और जो हेपरिन है ना वो एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इन्हांस करती है ताकि थ्रोम्बिन ना बने। और जो एंटी थ्रोम्बिन के प्राइमरी टारगेट्स होते हैं वो होते हैं, एक तो थ्रोम्बिन होती है और एक होता है फैक्टर नंबर 10। और अगर फैक्टर 5 लेडन की म्यूटेशन हो जाए तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन सी ने क्या करना होता है, फैक्टर 5 को इनहिबिट करना होता है, लेकिन जब उसकी लेडन म्यूटेशन हो जाएगी तो ये उसमें इनहिबिट नहीं होगा। और टीपीए को हम एज आ थ्रोम्बोलिटिक यूज़ करते हैं। इसके बाद पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। इसमें आरबीसी की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती हैं उससे डिफरेंट डिजीज़ में, जैसे कि एक एंथोसाइड्स हमें मिलेंगे लिवर डिजीज़ या विटामिन ई डेफिशिएंसी में, बर्ड सेल्स लिवर डिजीज़ या ईएसआरडी में, टीयर ड्रॉप सेल्स बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन में, शिस्टोसाइट्स डीआईसी या टीटीपी में। उसके बाद बाइट सेल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी में ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीन्स बॉडी बाय द स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, इलेप्टोसाइट्स इन हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस। उसके बाद सफीरोसाइट्स हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस में, मैक्रोवेलोसाइट्स गैलोब्लास्टिक एनीमिया में, ये भी एमसीक्यू में आता है। और इसमें हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फोन्यूट्रोफिल्स भी होते हैं। टारगेट सेल्स हम हार्ट से याद कर लेंगे, HbC डिजीज़, एस्प्लीनिया, लिवर डिजीज़ और थैलासीमिया, इस तरह के टारगेट सेल मिलेंगे। और सिकल सेल जो है वो सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया में। उसके बाद आरबीसी इंक्लूजन आ जाती हैं बोन मैरो में। अगर हमें आयरन ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं इसका मतलब हो सकता है सिडोब्लास्टिक एनीमिया। और पेरिफेरल स्मीयर में होवल जॉवल बॉडीज़ मिल रही हैं, फंक्शनल एस्प्लीनिया या हाइपोस्प्लीनिया हो सकता है। बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग हमें मिल सकती है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, पेपर हीमर बॉडी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, और हीन्स बॉडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी में। इसके अलावा आ जाती हैं एनीमिया की टाइप्स, माइक्रोसिटिक, नॉर्मल और मैक्रोसिटिक। इसमें हमने एमसीवी की वैल्यूज़ याद करनी है। माइक्रो में लेस देन 80 एमसीवी होगा, नॉर्मोसिटिक में 80 to 100 और मैक्रो में मोर देन 100। और एमसीक्यू में उन्होंने 100 दिया होता है तो उसमें भी हमने नॉर्मो ही करना होता है, मैक्रो नहीं करना होता। और इसमें जो दो इम्पोर्टेंट हैं वो माइक्रो और मैक्रो ही हैं जो कि एमसीक्यू में आते हैं। मैक्रो फॉलेट और B12 डेफिशिएंसी में मिलता है, और माइक्रो ये हम टेल से याद कर सकते हैं, थैलासीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और लेड पॉइजनिंग। उसके बाद रेटिकुलोसाइट से हमें पता है एरिथ्रोसाइट बनता है आगे। तो अगर इसका इंडेक्स ज़्यादा है, प्रोडक्शन इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि कंपनसेटरी आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन लेस देन 2 है, इसका मतलब है कि वो इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आ रहा है टू करेक्ट द एनीमिया। उसके बाद
इंटरप्रिटेशन ऑफ आयरन स्टडीज़, ये भी एमसीक्यू में आते हैं। इसमें सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सब कुछ कम होता है एक्सेप्ट टीआईबीसी, यानी आयरन भी कम होगा, उसके स्टोर्स भी कम है, लेकिन उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि फेरेटिन का स्टोर्स तो ज़्यादा होता है, लेकिन सीरम आयरन और टीआईबीसी कम होती है। इसमें क्या होता है, पैथोजेंस जो है वो सारा आयरन यूज़ कर लेते हैं अपनी थ्राइव के लिए, तो जिसकी वजह से आयरन कम हो जाता है। तो बॉडी क्या करती है कि आयरन को स्टोर कर लेती है ताकि पैथोजेंस उसे यूज़ ना करें, जिसकी वजह से उनके स्टोर्स तो ज़्यादा हो जाते हैं बट सीरम आयरन जो है वो कम हो जाता है। हीमाक्रोमेटोसिस में आयरन ज़्यादा है, उसके स्टोर्स भी ज़्यादा हैं बट उसकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है। और प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ में टीआईबीसी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद माइक्रोसिटिक एनीमिया में सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कोई भी कॉज हो सकती है, क्रॉनिक ब्लीडिंग, मालन्यूट्रिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, उसकी डिमांड ही ज़्यादा है, तो इसमें आयरन कम है, फेरेटिन भी कम है, टीआईबीसी ज़्यादा होगी। हमें सेंट्रल पेलर मिलेगा आरबीसीज़ का, इस तरह के सेंटर से जो है ना आरबीसीज़ का पेलर मिलेगा हमें। और सिम्टम्स में कंजंक्टाइवल पेलर है, पाइका स्पून शेप्ड नेल्स, और इसकी मैनिफेस्ट इसमें हमें प्लमर विल्सन डिजीज़ मिल सकती है, जिसमें डिस्फेजिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एसोफेजियल वेब्स, ये डाई से याद कर सकते हैं। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फ़ा ग्लोबिन जीन की डिलीशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, जिसकी वजह से अल्फ़ा ग्लोबिन सिंथेसिस कम हो जाती है और इसमें हमें टारगेट सेल्स मिलते हैं पेरिफेरल स्मीयर पे। अब अगर सिर्फ एक जीन की डिलीशन है तो इसे हम मिनिमा कहेंगे और इसमें कोई एनीमिया नहीं होगा, साइलेंट कैरियर होगा। और अगर दो जीन्स की डिलीशन है तो फिर माइनर डिजीज़ होगी और माइल्ड एनीमिया होगा। और अगर 3 की डेफिशिएंसी है, 3 की डिलीशन है, इसे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन एच डिज़ीज़ और इसमें मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया होगा। और अगर चारों की ही डिलीशन हो गई है तो इसे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन बाट डिज़ीज़, और इसमें जो है हाइड्रोसेफलस मिलता है और ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ होता है। उसके बाद बीटा थैलासीमिया में क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, जिसकी वजह से या तो बीटा सिंथेसिस कम होगी या फिर एब्सेंट होगी। अगर सिर्फ एक जीन की म्यूटेशन है तो इसे माइनर कहेंगे, इसमें माइल्ड एनीमिया होगा। और अगर दोनों की म्यूटेशन है तो इसे मेजर कहेंगे, जिसमें कि सीवियर एनीमिया होगा। और इसमें फिर हमें मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवानी पड़ती हैं और एक्सरे पे हमें एक कैरेक्टरिस्टिक साइन मिलता है जिसको हम कहते हैं क्रू कट ऑन द स्कल एक्सरे। और जब एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगी तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली हो जाएगी। इसके अलावा इसमें ज़्यादा रिस्क होता है पार्वो वायरस B19 इंड्यूस्ड ए प्लास्टिक क्राइसिस का, और इसमें HbF जो है वो प्रोटेक्टिव होती है। जब न्यू बॉर्न है उसमें सिम्टम्स आफ्टर 6 मंथ्स आएंगे, क्योंकि तब तक उसमें HbF जो है वो कवर कर रही होगी, उसके बाद जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब आगे आ जाता है लेड पॉइजनिंग और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये अब हीम की सिंथेसिस का सारा प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो लेड है वो ALA डिहाइड्रोटेज को इनहिबिट कर रहा है, लेड पॉइजनिंग, और दूसरा फेरोचिलाटेज को। जब इसको इनहिबिट करेगा तो हीम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हीम कम हो जाएगी और प्रोटोपोरफायरिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, जो जेनेटिक डिजीज़ होती है एक्स लिंक्ड, उसमें क्या होता है कि ALA सिंथेज में कोई म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से फिर हीम जो है वो कम बनेगी और एनीमिया हो जाएगा। तो और इसमें हमने याद रखना है B6 जो है इसका कोफैक्टर होता है। अब इसमें सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में अगर हम देखें तो इसमें आयरन जो है वो तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन अब इसमें एक जेनेटिक डिज़ीज़ है तो उस वजह से इसके जो है ना वो इसमें एनीमिया हमें मिलता है। अब जो लेड पॉइजनिंग है उसमें हमने देख लिया कि फेरोचिलाटेज और ALA डिहाइड्रोटेज को ये इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से हीम कम हो जाएगी और प्रोटोपोरफायरिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और
इसमें एक और चीज़ होती है कि ये राइबोसोमल आरएनए की डिग्रेडेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो आरबीसीज में जो है वो एग्रीगेट कर जाती है और उसकी वजह से हमें बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग मिलती है। अब इसके सिम्टम्स हम लेड से याद कर सकते हैं। एल से लेड लाइंस मिलेंगी हमें जंजीवा पे, जिसे बर्टन लाइंस कहते हैं, और मेटाफिजिस ऑफ लॉन्ग बोन्स पर भी मिलेंगी, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा ई से एन्सेफलोपैथी और इथ्रोसाइट बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग, ए से एब्डोमिनल कोलिक और सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, डी से ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। और इसमें हम ट्रीटमेंट में किलेशन करते हैं सक्सीमर से, ईडीटी से और डाईमर कैप्रोल से। और इसमें ज़्यादा रिस्क होता है चिप्ड पेंट, यानी बच्चे जो पेंट चाट लेते हैं लेड वाला, और अडल्ट में वर्क प्लेस पे हो सकता है। उसके बाद सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हमने पढ़ा था, एक तो ये इसका जेनेटिक कॉज हो सकता है, एक्स लिंक्ड डिफेक्ट हो सकता है एएलए सिंथेज में। दूसरा एक्वायर्ड हो सकती है ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, या फिर रिवर्सिबल कोई कॉज हो सकता है, जैसे अल्कोहल है, लेड पॉइजनिंग है, या B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि ये एएलए सिंथेज का को फैक्टर होता है। कॉपर की डेफिशिएंसी हो सकती है, या ड्रग्स की वजह से हो सकता है। इसमें अब आयरन तो ज़्यादा है और फेरेटिन भी ज़्यादा है, लेकिन मसला आ रहा था एंजाइम में, जिसकी वजह से ये एनीमिया आ रहा है। और इसमें हमें जो है वो रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे बोन मैरो में। पेरिफेरल स्मेयर पे हमें बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग मिलेगी आरबीसीज की, और ट्रीटमेंट में जो है ना हम पायरिडॉक्सिन देंगे, जो कि को फैक्टर होता है एएलए सिंथेज का।